नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। ये उद्घोष अमेरिका में भी भारत प्रेमियों के बीच में स्वाधीनता दिवस के आसपास, गणतंत्र दिवस के आसपास गूंजता रहता है। और जो भारत माता कहते हैं तो माँ जो है वो बच्चे को कैसे छोड़ सकती है, ये एक भाव है भारतीयता का जो रहता है। लेकिन इसके साथ-साथ एक भौगोलिक इकाई है भारत। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसको और राष्ट्रों के साथ अपने संबंध बनाते हुए अपनी विकास यात्रा को तय करना होता है और उस दिशा में जब हम 77 बरस के भारत की स्वाधीनता की यात्रा की तरफ देख रहे हैं, तो हम बात करेंगे कि आज भारत का एटीट्यूड क्या है? क्या पहले से बहुत बदलाव आ गया है? क्या ऐसा बदलाव आया है भारतीय लोगों के भीतर जो भारत के लिए कल्याणकारी है या उससे कुछ अड़चनें हैं? और भारत की उपलब्धियों के बारे में भी बात करेंगे। तो जल्दी-जल्दी स्वागत कर लेते हैं हमारे आज के 2 प्रमुख अतिथियों का। एक दिल्ली से ऑथर कॉलमिस्ट डॉक्टर सुधीर बिष्ट और डॉक्टर राकेश शर्मा जी। तो दोनों अलग-अलग तरह के डॉक्टर हैं। ये थोड़े प्रोफ़ेसर टाइप के डॉक्टर सुधीर जी आपसे आपसे ही शुरू करेंगे। तो आपने स्वाधीनता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुना। कुछ झलकियाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, पर क्या फीलिंग इस बार विशेष रूप से आपको रही? सुधीर जी। तो इस बार भी जो नरेंद्र मोदी जी का 11वां भाषण था, है ना, वो थर्ड टर्म प्राइम मिनिस्टर बने हैं जी। और मैंने पाया कि भाई ही वाज द सेम यूजुअल कॉन्फिडेंट पर्सन एंड ही exuded lot of determination that India will is entering the new league. और ये हुँ, सही भी है, there is a change in the attitude of India. India is much more confident today. India is more in your face. India is no longer a defensive country when it comes to competing with the best in the world. Today we are the pharmacy of the world. We are supplying vaccination to almost 200 countries. So इंडिया और इंडियंस के अंदर एक नया जज्बा है, बहुत सारा उत्साह है और ये भी है कि वी हैव चैलेंजेस, एज वी आर ग्रोइंग, as we are progressing forward. There are challenges of various dimensions, social dimensions पे कुछ challenges हैं और political चलिए, dimensions में तो challenges हैं, but चैलेंजेस की तरफ आते हैं। अगेन ये 77 बरस का युवा भारत जो है, डॉक्टर राकेश जी, जब आपने इस बार स्वाधीनता दिवस मनाते हुए देखा या उस दिन जो भी आपकी फीलिंग्स रहीं, तो भारत का जो अभी का एटीट्यूड है 2024 में, उसको लेकर आप क्या महसूस करते हैं? भारत का एटीट्यूड तो बहुत अच्छा है और भारत के जो निवासी हैं उनका भी एटीट्यूड बहुत अच्छा है। कुछ पॉलिटिशियंस का भी एटीट्यूड बहुत कॉन्फिडेंस शो करता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वी शुड हैव डन मच बेटर इन द लास्ट 78 years. Of course, nothing can be achieved in one day, and we are happy that we have progressed a lot, but could we have done much better? The answer is yes. तो ये ऐसा लगता है कि आप अपने आप को अगर छोटी लाइन से कंपेयर करोगे तो आप अपने आप को बड़ी लाइन की तरफ देखोगे, बड़ी लाइन से कंपेयर करोगे तो आप अपने आप को छोटी लाइन की तरह महसूस करोगे। तो एक तरफ खुशी है और एक तरफ थोड़ी उदासी है कि कंट्री में काफ़ी पॉवर्टी है और मोरालिटी और करप्शन जो है वो भी अपनी जगह पे ठीक नहीं है। ये बहुत ही सही आपने कहा, इस तरफ वापस आएँगे। सुधीर जी, आपके साथ पहले हम अचीवमेंट्स की भी थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। और इकोनॉमिक फ्रंट पर ऐसे जब 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनने वाला है, तो इसके 2 ढंग से हम इसको देख सकते हैं, बहुत संक्षेप में ही देखेंगे। एक तो मैक्रो लेवल पर देखते हैं जिसमें इस तरह की स्टैटिस्टिक्स आती हैं कि भई कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, फॉरेन रिज़र्व्स कितना है, इत्यादि बातें आती हैं। दूसरा ये भी आ जाता है इसमें कि भाई कितना टैक्स सरकार जमा कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या-क्या है। लेकिन इसके साथ-साथ ये भी आती है कि आम आदमी के मन में क्या लग रहा है कि अब मैं गरीब देश का हूँ कि अमीर देश का हूँ? उस पॉइंट ऑफ व्यू से मोटा-मोटी इकोनॉमिक स्केल पर कैसा आप इंडिया एट 77 में महसूस कर रहे हैं, सुधीर जी? देखिए जो डेवलप्ड, मेरे ख्याल से मैक्रो इंडिकेटर्स तो इंडिया के बहुत अच्छे हैं. वी आर दी ओनली इकोनॉमी विच इज ग्रोइंग एट 7%. अब चाइना की ग्रोथ 2% 3% पे है,
यूएस की तो हमेशा अच्छा माना जा रहा है 2% ग्रोथ पे, पर इनका बेस बड़ा स्ट्रांग है। मैक्रो इंडिकेटर्स अपनी जगह पे ठीक हैं, जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छी है। जीडीपी पर कैपिटा ऑब्वियसली अच्छी नहीं है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। अब चाइना की जीडीपी पर कैपिटा हमसे लगभग 5 गुना बड़ी है और चाइना से 4 गुना लगभग यूएस की बड़ी है, तो हम काफी पीछे हैं। लेकिन अब अगर आप कंपेयर करेंगे, जिस साल हमें आजादी मिली तो उस साल हम बहुत पीछे थे, हम काफी गर्दिश में थे, 2 टाइम का खाना नहीं मिलता था। एक 1960s में पीएल 480 स्कीम चली जिसमें यूएस ने हमें गेहूं भेजा और मतलब ग्रेन्स भेजे, उसके साथ वो गाजर गाजर घास के भी वो आ गए, तो उससे काफी प्रॉब्लम हुई। और उसके बाद ऑपरेशन फ्लड आया। उस समय से आज की तारीख में number of people who have been lifted out of poverty especially in the last 10 years is phenomenal. It is phenomenal. So India, आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि इंडिया डेवलप्ड कंट्री है। देखिए, आप अगर रुचिर शर्मा का मैं उस दिन इंटरव्यू देख रहा था सीएनबीसी में, तो 200 अगर देश हैं तो 200 देशों में से करीब 35 कंट्रीज ही डेवलप्ड हैं और पिछले 20 साल में कोई भी कंट्री डेवलपिंग से डेवलप्ड पे नहीं गया। हम जब बात करते हैं, आपने मैक्रो लेवल की बात की तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। हम ये भूल जाते हैं कि डेवलप्ड नेशन, अब द ओनली कंट्री विच अपीयर्स टू बी ब्रेकिंग आउट फ्रॉम बीइंग अ डेवलपिंग नेशन टू डेवलप्ड नेशन विल बी पोलैंड, फॉर एग्जांपल पोलैंड। अब आप देखिए, ब्राजील है, मैक्सिको है, ये करीब 40 साल से ही डेवलपिंग है। तो वी कैन नॉट से दैट इंडिया इज अ डेवलप्ड नेशन, बट इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन। हमारे पास इस समय चंद्रयान है, हम एकमात्र एक ऐसे देश हैं जिसका कि हमारा सैटेलाइट मून के सदर्न पोल पे लैंड किया है। आज हम एक क्षमता रखते हैं कि हम ओलंपिक्स को भी होस्ट करें, है ना। और देश के जो दुनिया भर के जो तमाम टेक कंपनीज के सीईओज हैं वो इंडिया है। दूसरा, आप जैसे एज ए प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट मैं क्लोजली वॉच करता हूँ ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, जीसीसीज। आज बड़े से बड़े कंपनीज का ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर इंडिया में है। पहले ये सिर्फ आईटी का होता था, अब आईटी का एचआर। कई कंपनीज मेरे से बात कर रही हैं कि हमें एचआर का ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर अपने ग्रुप का, ऐसी कंपनियां जो 50 देशों में हैं। वो मुझसे आज एक आदमी ने पूछा कि हमें अपना जीसीसी कहाँ सेट करना चाहिए, बेंगलोर में कि गुड़गांव में। सो मैं बड़ा उससे प्लेजेंटली सरप्राइज था और बड़ा खुश था। सो इंडिया हैज डेफिनेटली अराइव्ड। यस, अमीर गरीब का गैप है, बट वो इसलिए है क्योंकि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, डॉक्टर साहब उसमें ज्यादा जानते होंगे, टोटल फर्टिलिटी रेट अमंग द पुअरेस्ट ऑफ पुअर अभी भी ज्यादा है, 3 का है। तो जब ये टीएफआर गरीबों में ठीक हो जाएगा तो वी विल बी ऑन द ग्रोथ पाथ। तो बहुत ही खुशी की बात है जो आपने बातें बताई। मुझे याद है अब एप्पल के आईफोन भी इंडिया में बहुत सारे बनने लगे। जी कई जी जी मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी का डायरेक्शन ठीक लगता है। ऑफ कोर्स जी बहुत कुछ किया जा सकता है जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे। डॉक्टर साहब, लेकिन अभी जब आप भारत की यात्रा करते हैं और हम इकोनॉमी और जो आपकी आंख के सामने आता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफी अच्छा हुआ है। सड़कें ऐसी हैं जैसे पहले मैं यहाँ पे जब गाड़ी ड्राइव करते हुए अमेरिका में देखता था और जिस तरह के बैनर्स लगे हुए थे साफ सुथरा इंप्रेसिव, वो मुझे लगता है 10-15 सालों में, या समझिए जो भी 20 एक पिछले सालों में जो भारत की प्रगति हुई है, और खास करके अभी रिसेंट टाइम्स में जो रोड जिस तरह के बने हैं, ट्रेन जिस तरह के बने हैं, आप इसको कैसे देखते हैं इंडिया एट 77 में इन टर्म्स ऑफ इंडियाज अचीवमेंट for providing the kind of infrastructure which is at par with any other developed nation? जी देखिए, it's a very bittersweet kind of reaction when we look at India. मैं आपको इसका एक छोटा सा इंडिकेटर देना चाहता हूँ. I hope that people who live in India do not mind me saying that. All the people, Indians who live in USA, UK, Australia, if you ask them how long have they been here, I'm sure on an average 20, 30, 40 years. And if you ask the same population, especially in USA, if there are roughly 3 million Indians who live here, if you today ask all 3 million Indians who live here, would they like to go back to India? 99% will not like to go back to India. So that is an indicator we need to use. Why? When I came to this country more than 40 years ago, I also thought that I'll work for 10, 15 years and go back. But after 40 years, I dare not go back. Although you have great roads, you have a lot of technological advantage,
India is the fifth largest economy. By PP criteria, purchasing power, it's actually number 3. But despite all that, we do not want to go back. I hate to say that. I love my country more than people who live there. The reason being political unrest, corruption, and inequality, plus lack of opportunity. Everyone says that all the big companies in USA have Indian CEOs. Of course they do. But why do they have that? Because Indians who come here are not being judged as are they upper caste or ये lower caste. डॉक्टर साहब अभी अभी थोड़ा ज्यादा हो गया है। इंडिया में रहने वाले बुरा माने नहीं माने, मुझे भी बुरा लगने लग गया। आप तो बहुत सारी लिस्ट ऐसी निकाल रहे हैं जिसमें क्वेश्चन मार्क लग रहा है, इसलिए मुझे सुधीर जी को लाना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी की बात डॉक्टर साहब ने की सुधीर जी, तो आपको लगता है कि जब एस्पिरेशनल इंडिया की बात होती है, इंडियन स्टार्टअप्स की बात होती है, ऑफ कोर्स काफी गिरे भी हैं बहुत ऊंचे चढ़ के, बट ओवरऑल जो एक अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोसिस्टम डेवलप हुआ है, और स्पेशली इसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत बात करते हैं। वो थोड़ी देर में आप दिखाएंगे वो कैसे चुनौतियों को चुनौती देने की बात करते हैं, उस जज्बे के साथ में कुछ तालमेल है ग्राउंड रियलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सुधीर जी? नहीं, डेफिनेटली जो ओवरऑल क्लाइमेट फॉर इन्वेस्टमेंट, क्लाइमेट फॉर प्रोडक्शन, स्पेशली mass production of sophisticated items, India is the go-to place. So as everybody talks about China plus one kind of manufacturing facilities, people are coming to India. India has always been a major sourcing hub for the IT, software, hardware products. While Dr. Sharma he has his point, that I have also not seen many Indian Americans who want to come back. But it is also a matter of inertia. That's the first law of Newton, that everybody continues to remain in the state of rest or motion. For example, if you ask me if I like to leave Delhi, I don't want to leave Delhi and go relocate to Bombay. So once you become accustomed to a country, you start to like it, and then of course people have their own preferences. But the very fact that many people don't, they continue to come to India, that shows that they have a lot of affinity for their country and they love their country, as Dr. Sharma does. When it comes to opportunity, I think India is the El Dorado of, it's a land of opportunities. First of all, you see, America is, of course, suppose there was no AI in the horizon, then American economy would have nosedived. It would have gone into negative. But because of the AI, it has got a fresh fillip and it is still growing at 2%. But you can't compare 2% and 8% and then unlimited opportunities. This is, and also you must understand that as India is taking deeper and deeper democratic roots, look at what is happening in US in terms of the naked display of arrogance and power, and a very ugly dance of democracy which has been happening in the last general election. How some Americans came and they virtually took over the office of the governance. So there are various views and there are divergent views on this. So everyone is entitled to have his or her opinion. But absolutely, in terms of cost arbitrage and also in terms of competence, I find more and more companies, including American companies, wanting to come to India. So this means more opportunity for Indians, which is a good thing. And the Indo-US cooperation, especially, I hope it continues forever. That's my point. हम एग्जैक्ट जो ऐसे क्वांटिफाइबल यूनिट्स हैं अचीवमेंट्स की, उनके बारे में भी जाएंगे, लेकिन कुछ इमोशनल वे में देखी जाने वाली चीजें होती हैं कि वो कितनी ज्यादा ट्रांसलेट होती हैं एक्शन में। उस कंटेक्स्ट में मैं इंडियन डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ। अभी आपने डेमोक्रेसी का उल्लेख किया, तो ये भी अपने आप में एक बहुत संतोष देने वाली बात है कि 77 वर्षों में डॉक्टर शर्मा जी, भारत में बराबर चुनाव होते रहे, प्रजातांत्रिक प्रक्रिया जो है वो अनवरत चलती रही है, जैसा कि कई देशों में हो नहीं पाया। और भारत के पड़ोसी राष्ट्रों में भी खास करके हम अभी हाल में भी स्थिति देख रहे हैं कि बहुत राजनीतिक अस्थिरता, अराजकता के समीप जाकर पहुंच जाती है। उस दृष्टि से आप अपना जो भी मत है भारत की प्रजातांत्रिक व्यवस्था के बारे में, और अभी जब चुनाव हो रहे थे तो कह रहे थे संविधान खतरे में हो जाएगा, और बड़े बड़े नेता जो कि अब पार्लियामेंट में बैठते हैं वो कह रहे थे कि अगर ये मोदी जी आ गए बहुमत के साथ में तो फिर भारत में से कभी चुनाव ही नहीं होंगे। ऐसी बात अब भारत के अलावा आप अमेरिका में भी सुनने लग जाते हैं कि ट्रंप आ गए तो ऐसा हो जाएगा। सो ओवरऑल
your take on the strength of Indian democracy as is being practiced, Dr. Sharma? Yeah. See, Indian democracy is being applauded all over the world. We all know that, but especially when we compare ourselves to our neighbors, shining light. That's great. Compared to USA, we are much younger generation, but we have done great. I have no problem at all with the democratic system that India adopted since 1947 and has done great. Uh, but at the same time, you also have to look at some of the other parameters. There is a one Indian statistician in United Kingdom who has looked at the elections in India, and his analysis was, correct me if I'm wrong, in India, you have more chances of winning the election if you have been jailed once, and double the chances if you have been jailed twice. If you are a criminal, your chances getting elected goes up and up and up. And I'm not making it up. This is an Indian guy who lives in United Kingdom and has done great studies about elections in India. And that is absolutely true. Actually, you will not see very honest and nicer people entering politics in India, and you cannot say the same thing about United States. So, Dr. That's You, number one. yeah. सर Number आपका two, ये पहले ये पॉइंट पे इनकी ले लेते हैं, फिर आप दूसरे पॉइंट पे आइए, क्योंकि आपकी बातें इतनी वजनदार होती है ना। क्योंकि जब हम अभी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भ्रष्टाचार से लड़ने की बात लाल किले से भी कर रहे थे। सो व्हाट ही सेड, इट्स वेरी हैवी एक्चुअली स्टफ व्हाट ही सेइंग। और जिन्होंने भी स्टडी किया होगा, हो सकता है उनके पास ज्यादा बड़ा डेटा रहा होगा, बट मोटा मोटी मुझे नहीं लगता है कि मैं इनसे ऑन द फेस वैल्यू वुड एग्री, क्योंकि स्टार्टिंग विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हिमसेल्फ। और मुझे नहीं लगता है कि ये जेल जाना बिकम्स वन वे फॉर वोटर्स टू कंसिडर कि हु टू इलेक्ट एटसेट्रा। ओवरऑल ऑनेस्टी एंड इलेक्टोरल प्रोसेस एक बहुत लंबा विषय हो जाता है। बट क्या इतनी ज्यादा खतरनाक स्थिति आपको लगती है कि अपराधी वृत्ति के लोग ज्यादा चुनकर आ जाते हों, सुधीर जी? देखिए, राजनीति का अपराधीकरण कोई नया विषय नहीं है, और ये एक ऐसा विषय है जो कि हर जगह इसका वर्चस्व है, चाहे वो कहीं पे भी हो। अभी जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनके ऊपर भी बहुत सारे केसेस हैं, starting from perjury to creating violence and what have you. But I don't disagree. I will not completely disagree with what Dr. Sharma has said. But in his opening remark to your question, he had a premise. He said, as compared to US, we are a very young democracy. Also, one has to understand that the America started to give right to adult franchise to everyone after 150 years of adopting democracy. India started it from day one. So we are evolving as a society, we are evolving as a democracy, and without getting into any argument with what Dr. Sharma said, I would say that things are improving. Just as one could say that the crime of the politicians in the US is not so evident because it is large scale white collared crime. Otherwise, the amount of lobbying in US is an acknowledged profession, in which private parties, private industry, they engage lobbyists to lobby with the legislature. So if this is not corruption, then what corruption is? So while in US there could be a white collared crime, in India it is not a white collared crime. It is more of a more ruffian kind of a crime where a politician is indulging in, I would not say pickpocketing, but in corruption and in Yeah, hooliganism, in gundaism. yeah. Sudhir, I have please no hold. Yeah. argument with that. Yeah. So, Dr. Sharma, I think you had 2, 3 points in your list. So, continue yeah. with the next one. My second point is, when you live in US or any other developed country, do you see day-to-day issues with bribery, with corruption? Absolutely not. I've been here for 43 years. Did I ever give anyone $1 of bribe, or did I receive any kind of favor from anyone? Never. But in India, this is actually every day's issue. And that's what bothers most of the people who live in this country. I mean, if I'm speeding, I will get a ticket, I'll have to pay the fine.
whether I'm Yeah, son of anyone. your point taken, sir. This No, point I got you. no, थर्ड के बारे that's में also. आने से पहले थर्ड के बारे में आने से पहले मैं वापस Yeah. इंटरप्ट कर रहा हूँ. Number three, I'm only trying to give the negative points right now to your question. Number three is political corruption. You know, in India, it's always like 70,000 crore rupee scam. I mean, an amount that we can't even imagine. These are the amounts of corruption things that happen almost every year or every month, and which is unheard of in United States. Again, I'm not saying India does not have positive points. There are great things that are happening in India, but when we are mentioning negative things, I think we should stick to negative things, not mind it. Right now I'm trying to say why India has stayed behind. Look at, in India, 600 million people survive on less than $3 a day income. 600 million people. And it's not that I'm just giving a figure. When you go to any big city, you will see millions of people on the street that you don't want to see. They are so poor. So inequality is so much. And I was reading somewhere that top 16 people in India, only 16 people in India have assets equal to 600 million people in India from the bottom up. 600 million versus 16. I mean, if that is not disparity, if that is not political corruption, economic corruption, I do not what will anybody call it. सो शर्मा जी, जो बातें हमने शर्मा जी से सुनी, डॉक्टर सुधीर जी, वो आंखें खोल देने वाली हैं, और आंखें तो खुली हुई हैं भी हैं, और कई तरह से आंखें खुलती हैं तो और भी कई बातें दिखती हैं. सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू लिसन टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, एंड especially when he's talking But, about challenging the challenges. Just a quick but I one think minute. what Dr. Sharma said, it needs a quick rebuttal from my end. Okay, go ahead. So he's talking of corruption in India because India has largely followed a socialistic pattern, whereas America has followed a capitalistic pattern. Ever since India has opened up its economy and there is the equivalent of Prostroika and Glasnost in India, the corruption has become very less as compared to before. As a management consultant, I have set up 3 foreign companies in India. I did not even one labor inspector visited me. This is my 11th year into consultancy. We have not paid a single rupee bribe to income tax or sales tax or GST now. Not one. And 11 years, and almost 4 companies I have opened up. Also, I'd like to tell him that with the advancement of technology, see, corruption, how do you fight corruption? If Americans are not corrupt, it is not because they have got very high character. It is because the monitoring system is so rigid that people are immediately penalized. So with today, if you cross a traffic light, automatically a challan comes to your house. There is no policeman now in India. Perhaps Dr. Sharma needs to visit India ASAP, and he will see the difference. डॉक्टर साहब थोड़ा Also, जाइए और सुधीर जी के साथ घूमिए. तो मेरे साथ मैं talking आपको ले जाना चाहता हूँ. सुधीर जी, सॉरी, मेरा इस no, but just 30 seconds talking of corruption. The large scale corruption which was witnessed in US, the Enron scandal, all the Ponzi schemes, every time there is merger and amalgamation, every time there are the pronouncements which are made by the antitrust on the big monopolies, the way the top 5 tech monopoly companies, the way they have a stranger hold on the US government, it is unbelievable. The amount of corruption in US government in terms of their complete surrender to the tech companies is unbelievable. And the amount of corruption which Americans, they indulge with impunity in every country they rule, it is something which can be made a case study of. So I ओके think सर. Dr. Sharma is far removed from reality. Yeah, I think both of you have very valid points. And one thing I appreciate about Sudhir ji and Rakesh ji is I would like to see in our parliament also that they agree amicably. They say, okay, I agree. But though what they are saying is totally totally in contrast to each other, but there is a sense of smile and sort of a camaraderie. And I think we are talking in the spirit of celebrating India's achievements. At the same time, we don't want to be in a state of denial. So I sincerely appreciate what Dr. Rakesh Sharma is highlighting, and there is no question about
his heart rooted in Indian culture and India's Absolutely. growth, Sudhir. So, on that note, I am kind of tempted to take you to a part of Prime Minister Narendra Modi's speech where what he said, it is universally applicable. That is the human spirit to win. And again, one leader cannot change the whole nation. There are multiple levels where social dynamics needs to be changed. People need to have moral strength to do the right thing, etc. But here वो चुनौती को चुनौती देने वाली बात जो मैं कह रहा था, उनके कुछ डायलॉग्स या उनकी बातें मुझे अच्छी लगती है, उनमें से एक ही है. लेट्स टेक अ लुक प्लीज. जो चुनौतियां हैं, अनगिनत चुनौतियां हैं. चुनौतियां भीतर भी है, चुनौतियां बाहर भी है. और जैसे जैसे हम ताकतवर बनेंगे, जैसे जैसे हमारा तवज्जो बढ़ेगा, तो चुनौतियां भी बढ़ने वाली है. बाहर की चुनौतियां और बढ़ने वाली है, और मुझे उसका भली भांति अंदाज है. लेकिन मैं ऐसी शक्तियों को कहना चाहता हूं, भारत का विकास किसी के लिए संकट लेकर के नहीं आता. हम विश्व में समृद्ध थे तब भी हमने कभी दुनिया को युद्ध में नहीं झोंका है. हम बुद्ध का देश है, युद्ध हमारी राह नहीं है. और इसलिए विश्व चिंतित न हो भारत के आगे बढ़ने से. मैं विश्व समुदाय को विश्वास दिलाता हूं कि आप भारत के संस्कारों को समझिए, भारत के हजारों साल के इतिहास को समझिए. आप हमें संकट मत मानिए, आप उन तरकीबों से न जुड़िए जिसके कारण पूरी मानव जात का कल्याण करने का सामर्थ्य जिस भूमि में है, उस भूमि को ज्यादा मेहनत करनी पड़े. लेकिन फिर भी मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, चुनौतियां कितनी ही क्यों न हो, चुनौती को चुनौती देना ये हिंदुस्तान की फितरत में है. सॉरी, मैं प्रधानमंत्री महोदय जी की उस बात पे जहाँ उन्होंने मेज ठोककर अपना ये विश्वास प्रदर्शित किया, मैं तो उसके साथ साथ ये भी मानता हूँ राकेश जी की स्माइल को साथ में लेते हुए कि ही इनडायरेक्टली ऑल्सो रेफर्ड समथिंग विच पीपल आर इंडिकेटिंग रिलेट्स टू अमेरिकाज अप्रोच. और उन्होंने विश्वास दिलाया कि भारत की शक्ति को चुनौती की तरह मत समझा जाए. लेकिन डोंट हैव इनफ टाइम कि हम उस पर आपके राय ले सकें. पर मुझे लगता है ये बात भारत में रहते हुए भी कई लोग उस तरह से नहीं समझ पा रहे जो कि वो विदेशी लोगों के लिए कह रहे थे. तो राष्ट्रीयता का भाव जो है वो कई रूप में अलग अलग रंग लिया हुआ दिख रहा है. सिर्फ 30 सेकंड में आप कंक्लूडिंग रिमार्क के रूप में अचीवमेंट अंदर जो आपको सबसे अधिक प्रफुल्लित प्रसन्न करता है भारत के 77वें स्वाधीनता के अवसर पर, राकेश जी संक्षेप में. Yeah, India has progressed a lot in 77 years, but it needs to work a lot at the same time. If you do not accept your deficiencies, you will never improve. And there's no harm in accepting that a lot of things are being done wrong. There's no accountability. Every politician talks the way he wants to talk, and general public also is in denial. So denial में नहीं रहना चाहिए, ये मेरे ख्याल से मंत्र है डॉक्टर साहब का, महत्वपूर्ण है बहुत. सुधीर जी, योर टेक, 30 seconds. India is doing well, and in spite of all the skeptics and in spite of all the critics who may be far removed from reality and who may be out of touch with times, India will continue to progress. Not only India will progress, India will show light to people who have always considered themselves as a superior class to India. When it was the time for Corona, India has distributed vaccine to the world. We will continue to rise to the occasion in spite of on that positive note, respecting the time and respecting both of you as well as our viewers, जय हिंद, भारत माता की जय और नमस्कार. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत ही सारगर चर्चा रही. आप दोनों का पुनः आभार. नमस्कार.